हाँ, सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज हम हल का जो अधिगम से संबंधित सिद्धांत है, हल के उस अधिगम सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे। हल का जो सिद्धांत है ये काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इन्होंने अपना जो ये सिद्धांत वर्ष 1915 में अपनी एक पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में प्रतिपादित किया था। अब से पहले के जो मनोवैज्ञानिक है, अब से पहले के उन मनोवैज्ञानिकों ने जो सीखने से संबंधित जो सिद्धांत दिए हैं, उसमें उन्होंने ये बताया था कि किस प्रकार से उद्दीपन होता है और किस प्रकार से उसके प्रति अनुक्रिया होती है, और इसी उद्दीपन और अनुक्रिया के फलस्वरूप जो व्यक्ति है वो सीखता है। लेकिन हल ने अपने सिद्धांत के अंदर परिवर्तन किया और हल ने अपने इस सिद्धांत में ये बताया कि सीखने के लिए उद्दीपन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि आवश्यकता ही व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करती है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर भी एक कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। कहीं न कहीं इनका ये जो सिद्धांत है, इनका ये सिद्धांत इसी कहावत के ऊपर आधारित है। तो हल का जो सिद्धांत है, हल के इस सिद्धांत के विषय में हम अध्ययन करेंगे। हल ने अपना ये सिद्धांत, हल ने अपना यह सिद्धांत वर्ष 1915 में अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में दिया था। द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, ये इनकी पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने और भी बहुत सी जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों की इनके द्वारा रचना की गई। इनके द्वारा लिखी गई अन्य जो पुस्तकें हैं उनमें है बिहेवियर सिस्टम। दूसरी पुस्तक है इनकी द बिहेवियर सिस्टम। द बिहेवियर सिस्टम, द बिहेवियर सिस्टम जो इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। एसेंटल ऑफ बिहेवियर, तीसरी पुस्तक है एसेंटल ऑफ बिहेवियर। इनकी दूसरी पुस्तक है एसेंटल बिहेवियर, इनकी दूसरी पुस्तक है। तीसरी पुस्तक है द थर्टिकल बेसेज ऑफ वुमेन। चौथी पुस्तक है द थर्टिकल बेसेज ऑफ बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। द थर्टिकल बेसेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये इनकी चौथी पुस्तक है जो इनके द्वारा लिखी गई, द थर्टिकल बेसेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हल का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत इनका काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक में वर्ष
1915 में किया। इसके बाद इन्होंने और भी कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें द बिहेवियर सिस्टम इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ए सेंटर ऑफ बिहेवियर इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, द थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। इन पुस्तकों में इन्होंने अपने द्वारा दिए गए इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। अब आते हैं जो हल है, CL हल के द्वारा जो अपना ये सिद्धांत दिया गया, इस सिद्धांत के क्या क्या नाम हैं, अलग अलग नाम से इस सिद्धांत को जाना जाता है। हल के सिद्धांत के नाम, अब जो है हल ने अपना जो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है, इसके अलग अलग नामों से इस सिद्धांत को जाना जाता है। सिद्धांत के नाम है, सिद्धांत के नाम, सिद्धांत के नाम, इस सिद्धांत के अलग अलग नाम हैं, जिनमें पहला है सबलीकरण का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत इसको कहा जाता है। पहला जो नाम है इनके सिद्धांत का, सबलीकरण का सिद्धांत। दूसरा है पुनर्वलन का सिद्धांत, इसको पुनर्वलन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है प्रणालीबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, प्रणालीबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये व्यवहार की जो व्याख्या करता है वो प्रणालीबद्ध रूप में करता है। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, क्रमबद्ध व्यवहार सिद्धांत, व्यवहार का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। हालांकि जो सिद्धांत है इसके ये नाम है अलग अलग। अगला है यथार्थ सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, यथार्थ सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है, यथार्थ सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। परिष्कृत सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, इसको परिष्कृत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, परिष्कृत सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। अगला है उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तो CH हल जो है, हल के सिद्धांत के ये अलग अलग नाम है। हल के इस सिद्धांत को इन अलग अलग नामों से जाना जाता है। RPSC में किसी भी नाम से इस सिद्धांत को पूछा जा सकता है, रीट में किसी भी नाम से इस सिद्धांत को पूछ लिया जाता है। इसके अलग अलग जो नाम हैं उनमें है सबलीकरण का सिद्धांत इसको कहते हैं, पुनर्वलन का सिद्धांत इसको कहते हैं, प्रणालीबद्ध व्यवहार का सिद्धांत इसको कहते हैं, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत इसे कहते हैं, यथार्थ सिद्धांत इसको कहते हैं, परिष्कृत सिद्धांत इसको कहते हैं और उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत इसको कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम है हल के सिद्धांत के, और इनमें से किसी भी नाम से प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। अब है हल ने अपना जो ये सिद्धांत है, ये वैसे तो अपनी पुस्तक में वर्ष 1915 में प्रकाशित कर दिया था, लेकिन ये जो सिद्धांत है ये वर्ष 1943, वर्ष 1951 और 1952 में 3 बार प्रकाशित हो चुका है। हल का सिद्धांत वर्ष 1943, 1952, 1951
51 व वर्ष 1952 में 3 बार संशोधित रूप में प्रकाशित हो चुका है। संशोधित रूप में प्रकाशित हो चुका। ये प्रश्न पहले सीटेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हल का जो पुनर्वलन सिद्धांत है वो निम्न में से किस वर्ष में प्रकाशित है, संशोधित रूप में प्रकाशित हुआ। तो वर्ष 1943 में हुआ, वर्ष 1951 में हुआ और वर्ष 1952 के अंदर ये प्रकाशित हुआ है। अब है हल ने अपने जो प्रयोग है वो चूहों के ऊपर किए थे। इन्होंने जो चूहे के ऊपर प्रयोग किए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन इनका जो ये सिद्धांत है, इनका ये सिद्धांत थॉर्नडाइक और पावलोव के प्रभाव के नियम के ऊपर आधारित माना जाता है। हल का जो ये सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत के ऊपर आधारित माना जाता है। हल का सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलोव के सिद्धांतों पर आधारित थॉर्नडाइक हल का जो सिद्धांत है, हल का ये सिद्धांत पावलोव व थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उनमें प्रभाव का जो नियम है, उस प्रभाव के नियम के ऊपर यह सिद्धांत आधारित माना जाता है। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। इन्होंने अपने जो प्रयोग किए वो चूहों पर किए। हल ने अपने प्रयोग चूहों पर किए, चूहों पर किए थे। थॉर्नडाइक ने अपने जो प्रयोग किए वो किस पर किए, चूहों पर इनके द्वारा प्रयोग किए गए थे। हल का ये मानना था कि यदि कोई कार्य किसी व्यक्ति की, किसी पशु या मानव की किसी आवश्यकता को पूरा करता है तो वह उस कार्य को शीघ्रता से सीख लेता है। हल के अनुसार इनका ये मानना था कि अगर कोई कार्य किसी पशु अथवा मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो वह उसे शीघ्र सीख लेता है। हल के अनुसार कोई कार्य किसी पशु अथवा मानव की किसी आवश्यकता को पूर्ण करता है तो वह उस
कार्य को शीघ्रता से सीख लेता है। ये इनके सिद्धांत का आधार है कि अगर कोई भी ऐसा कार्य जो किसी पशु या किसी मानव की किसी आवश्यकता को अगर पूर्ण करता है तो व्यक्ति उस आवश्यकता के कारण उस कार्य को शीघ्रता से सीख लेता है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन्होंने आवश्यकता की कमी शब्द का प्रयोग किया था। आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यकता की पूर्ति हेतु हल ने आवश्यकता की कमी शब्द का प्रयोग किया था। आवश्यकता की पूर्ति की कमी या आवश्यकता की पूर्ति हेतु इन्होंने आवश्यकता की कमी जो शब्द है इस शब्द का इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर प्रयोग किया था, क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति को ही इन्होंने सीखने की प्रक्रिया का आधार माना है। आवश्यकता की पूर्ति को ही आवश्यकता की पूर्ति को हल ने सीखने का आधार बताया। सीखने का आधार बताया यानी हल के अनुसार जो आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया व्यक्ति के सीखने का आधार होती है, उसके अधिगम का आधार होती है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, जैसे पहले जो प्रयोग किए गए उनमें इन्होंने एक उदाहरण दिया है। इन्होंने एक उदाहरण दिया है। हल ने एक उदाहरण दिया है कि एक भूखा पशु पिंजरे में बंद है, दरवाजा बटन को दबाने से खुलता है, भोजन बाहर रखा हुआ है। चूंकि भोजन उसकी आवश्यकता की पूर्ति को पूरा करता है, उसकी आवश्यकता की कमी को पूरा करता है, इसलिए उस आवश्यकता की उस कमी को पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए वो जो पशु है वो उसका दरवाजा खोलना सीख जाता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आवश्यकता की पूर्ति की जो प्रक्रिया होती है वही उसके सीखने का आधार माना जाता है। हल ने ये उदाहरण इसीलिए दिया है कि ये कहीं ना कहीं पशु या व्यक्ति के सीखने का आधार है, इसलिए इन्होंने जो उदाहरण दिया है कि एक पशु पिंजरे में बंद है, भूख के कारण वो बार बार बाहर आने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं वो भोजन उसकी आवश्यकता है और वो भोजन उसकी आवश्यकता है, इसलिए वो उस बटन को दबा करके बाहर आना सीख पाया है। इसलिए इनका जो ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। स्किनर ने इनके इस सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा है। स्किनर ने सातवां है, स्किनर ने हल के सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा है। यानी स्किनर ने ही जो थॉर्नडाइक ये हल है, इस हल के सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत इनके द्वारा कहा गया। इन्होंने इसको चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहा था।
स्किनर ने इसे चालक न्यूनता का सिद्धांत कहा था। स्किनर ने ही इनके इस सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा है और स्किनर ने ही इसको चालक न्यूनता का सिद्धांत कहा है। इसके अलावा इसको उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहा है। स्किनर ने इसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहा है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहा है। तो स्किनर जो है, स्किनर के अनुसार हल के जो सिद्धांत है ये काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इन्होंने इनके सिद्धांत की काफी प्रशंसा की है। इसको अलग अलग नामों से इन्होंने प्रतिपादित किया है कि इनका जो सिद्धांत है ये काफी महत्वपूर्ण है। दो प्रकार का इसके अंतर्गत इन्होंने पुनर्वलन बताया, प्राथमिक व द्वितीयक। दो प्रकार का पुनर्वलन हल के द्वारा बताया गया था। हल का जो ये सिद्धांत है ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और सीखने से संबंधित जो प्रयोग है वो इनके द्वारा किए गए हैं। अपने इस सिद्धांत के आधार पर चूहों की अनुक्रियाओं पर इनके द्वारा प्रयोग किए गए और चूहों की अनुक्रियाओं पर जो इनके द्वारा प्रयोग किए गए हैं ये काफी महत्वपूर्ण प्रयोग माने जाते हैं। अब है इन्होंने दो प्रकार का पुनर्वलन बताया है। हल ने दो प्रकार का पुनर्वलन बताया है। हल ने दो प्रकार का पुनर्वलन बताया है। दो प्रकार का पुनर्वलन इनके द्वारा बताया गया। एक है प्राथमिक पुनर्वलन, और दूसरा है द्वितीयक पुनर्वलन। ये दो प्रकार का पुनर्वलन के द्वारा बताया गया है। इनके अनुसार जो प्राथमिक पुनर्वलन होता है वो काफी महत्वपूर्ण पुनर्वलन है। ये किसी उद्दीपन के कारण होता है। ये उद्दीपन के कारण होता है और द्वितीय पुनर्वलन जो है ये उद्दीपन की अनुपस्थिति में होता है। उद्दीपन की अनुपस्थिति में होता है। ये उद्दीपन की अनुपस्थिति में होता है। तो ये दो प्रकार का पुनर्वलन इनके द्वारा बताया गया है कि जो प्राथमिक पुनर्वलन होता है वो प्राथमिक पुनर्वलन जो है वो उद्दीपन की अनुपस्थिति के कारण होता है, जबकि द्वितीयक जो पुनर्वलन होता है ये जो उद्दीपन होता है उसकी अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। इसके अलावा इन्होंने अपने इस सिद्धांत में 17 स्वयं सिद्धियों का प्रयोग किया था। दूसरा है हल ने अपने सिद्धांत में